पिछली कड़ी में हमने चर्चा की थी कि जब अकबर को ज्ञात हुआ कि मिर्जाओं ने गुजरात में आकर फिर से बगावत का झंडा बुलंद कर दिया है, तो अकबर ने अपने सेनापतियों को पाटन पहुंचने का आदेश दिया। अकबर स्वयं भी एक तेज सांडनी पर सवार होकर कुछ चुने हुए सैनिकों के साथ गुजरात की ओर दौड़ा। दर्शकों की सुविधा के लिए बताना समीचीन होगा कि राजस्थान एवं गुजरात में मादा ऊंट को सांड कहा जाता है। कुछ लेखक उसे मादा ऊंट होने के कारण सांडनी लिखते हैं। इस बार गुजरात में खड़े किए गए उपद्रव के 3 बड़े नेता थे। एक तो था मोहम्मद हुसैन मिर्जा, दूसरा था मुजफ्फर हुसैन मिर्जा तथा तीसरा था अख्तियार उल मुल्क। इनमें से मुजफ्फर हुसैन मिर्जा कामरान की बेटी गुलरुख बेगम और इब्राहिम हुसैन मिर्जा का 16 वर्षीय पुत्र था। अब वह जवान हो गया था। बगावत का जो झंडा कामरान ने हुमायूं के खिलाफ उठाया था, अब उस झंडे को बुलंद किए रखने की जिम्मेदारी कामरान के नवासे मुजफ्फर हुसैन मिर्जा के कंधों पर आ गई थी। मुजफ्फर हुसैन मिर्जा समझता था कि वह अकबर जैसे शक्तिशाली बादशाह को अपनी तलवार से काट डालेगा। अबुल फजल ने लिखा है कि जब दौलताबाद में मोहम्मद हुसैन मिर्जा ने सुना कि अकबर राजधानी सीकरी की ओर प्रयाण कर रहा है, तो उसने सूरत में आकर उत्पात खड़ा कर दिया। सूरत के किलेदार कुलीच खां को दुर्ग में बंद होकर अपनी जान बचानी पड़ी। इस पर मोहम्मद हुसैन मिर्जा भड़ौंच चला गया। अकबर ने भड़ौंच में कुतुबुद्दीन खां को नियुक्त किया था, किंतु कुतुबुद्दीन खां के अधिकारी कुतुबुद्दीन से गद्दारी करके मोहम्मद हुसैन मिर्जा से मिल गए। इस प्रकार मोहम्मद हुसैन मिर्जा ने भड़ौंच पर अधिकार कर लिया। इस विजय से उत्साहित होकर मोहम्मद हुसैन मिर्जा ने खंभात पर भी अधिकार कर लिया। उधर इख्तियारुल मुल्क भी अहमदाबाद पर चढ़ बैठा। अकबर ने यहां धाय भाई अजीज कोका अर्थात खाने आजम को नियुक्त कर रखा था। इस समय अजीज कोका अहमदाबाद से बाहर किसी पहाड़ी क्षेत्र में अभियान पर था। इसलिए खाने आजम को भागकर एक अज्ञात दुर्ग में शरण लेनी पड़ी। जब इख्तियारुल मुल्क अहमदाबाद में घुसने को हुआ, तो अजीज कोका उस अज्ञात दुर्ग से बाहर निकलकर अहमदाबाद की तरफ भागा। इख्तियारुल मुल्क को अहमदाबाद से दूर हटना पड़ा। इसी समय मोहम्मद हुसैन मिर्जा खंभात से अहमदाबाद आया तथा इख्तियारुल मुल्क और शेर खां फुलादी के पुत्रों से मिल गया। अब इन लोगों ने अहमदाबाद में घुसने की तैयारी की। अबुल फजल ने लिखा है कि गुजरातियों ने लंबे लंबे भाषण दिए तथा 3 दिन तक बहस की। तब तक खाने आजम ने अहमदाबाद में घुसकर अहमदाबाद की तरफ आने वाले मार्गों को बंद कर दिया। अबुल फजल लिखता है कि खंभात का गवर्नर कुतुबुद्दीन भी भड़ौंच से निकला और अहमदाबाद पहुंचकर खाने आजम से आ मिला। इस प्रकार दोनों तरफ गोलबंदी हो गई। जब बागी मिर्जा एवं गुजराती अमीर अहमदाबाद पहुंचे, तो युद्ध अनिवार्य हो गया। अबुल फजल लिखता है कि यदि शाही सेना बागियों का सामना करती तो जीत शाही सेना की होती, किंतु न तो खाने आजम को अपने अधिकारियों पर भरोसा था और न खंभात से आए कुतुबुद्दीन को अपने सैनिकों पर भरोसा था। इसलिए वे दोनों अहमदाबाद में बंद होकर बैठे रहे। उन्होंने अपनी तरफ से मिर्जाओं पर आक्रमण करने की कोई पहल नहीं की। खाने आजम ने इसका कारण यह बताया कि शहंशाह अकबर ने खाने आजम को सलाह दी थी कि जब बागी आपस में मिल जाएं और उनकी शक्ति बढ़ जाए, तब युद्ध के संबंध में सोच समझ कर निर्णय करना चाहिए। अहमदाबाद के मुगल अमीरों में फाजिल खान नामक एक उत्साही अमीर भी था। उसे यह अच्छा नहीं लगा कि शत्रु दल अहमदाबाद को घेर कर खड़ा रहे और मुगल सेना अहमदाबाद के भीतर दुबक कर बैठी रहे। इसलिए एक दिन फाजिल खां खाने आजम से अनुमति लेकर
खानपुर दरवाजे से बाहर निकला और उसने बागियों को युद्ध के लिए ललकारा। जब मिर्जाओं तथा गुजराती अमीरों की सेना ने फाजिल खां तथा उसकी सेना को अहमदाबाद नगर से बाहर आया देखा तो वे फाजिल खां तथा उसकी सेना पर टूट पड़े। फाजिल खां के गद्दार सैनिक उसी समय मोर्चा छोड़कर भाग गए। मिर्जाओं की सेना ने फाजिल खां को घेर कर मारना आरंभ किया। फाजिल खां बुरी तरह घायल हो गया, किंतु फिर भी वह जान बचाकर अहमदाबाद नगर में घुसने में सफल हो गया। नगर में घुसने के कुछ देर बाद ही उसकी मृत्यु हो गई। सुल्तान ख्वाजा भी फाजिल खां के साथ अहमदाबाद नगर से बाहर निकला था। वह भी उल्टे पांव नगर की तरफ भागा, किंतु उसका घोड़ा उछलकर खाई में जा गिरा। इस पर एक टोकरी में रस्सी बांधकर सुल्तान ख्वाजा को खाई से बाहर निकाला गया। नगर के दरवाजे फिर से बंद हो गए तथा मिर्जाओं एवं गुजरातियों की सम्मिलित सेना नगर से दूर अपने स्थान पर लौट गई। खाने आजम अजीज कोका ने अगले ही दिन सुल्तान ख्वाजा को एक पत्र देकर अकबर के पास सीकरी भिजवाया। जब सुल्तान ख्वाजा अहमदाबाद के समाचार लेकर अकबर के पास पहुंचा तो अकबर विचलित हो गया। अबुल फजल लिखता है कि अकबर का अजीज कोका से बड़ा प्रेम था। उसने तुरंत गुजरात जाने का निर्णय लिया। अकबर ने अपना हरम कुंवर राय सिंह, सैयद महरूम बारहा तथा सुजात खां को सौंपा और अपने सेनापतियों को बुलाकर कहा कि आप सबको तुरंत पाटन पहुंचना है। मैं भी पाटन जा रहा हूं, किंतु मेरा दिल कहता है कि मुझसे पहले पाटन कोई नहीं पहुंच सकता। अकबर ने मानसिंह कच्छावा, राजा टोडरमल, बिहारीमल, शेख इब्राहिम, हकीमुल मुल्क, शेख अहमद आदि सेनापतियों को शहजादों की रक्षा के लिए सीकरी में नियुक्त किया। अबुल फजल ने यहाँ राजा बिहारीमल का नाम गलत लिखा है, क्योंकि वह इस समय लाहौर में नियुक्त था। 23 अगस्त 1573 को अकबर एक तेज सांडनी पर सवार होकर गुजरात के लिए रवाना हो गया। अकबर के वफादार सेनापतियों ने घोड़ों एवं सांडनियों पर सवार होकर अकबर को चारों ओर से घेर लिया और वे भी अकबर के साथ तेज गति से अहमदाबाद की तरफ बढ़ने लगे। राहुल सांकृत्यायन ने एक जगह लिखा है कि अकबर ने 16 अमीरों को पाटन पहुंचने के आदेश दिए थे, जिनमें से 13 हिंदू थे। किंतु एक अन्य स्थान पर राहुल सांकृत्यायन ने लिखा है कि अकबर के साथ 27 अमीर थे, जिनमें से 15 हिंदू थे। अबुल फजल ने अकबर के साथ जाने वाले मुस्लिम सेनापतियों की संख्या 14 तथा हिंदू सेनापतियों की संख्या 13 बताई है। रविवार को सीकरी से रवाना होने के बाद अकबर एक पहर रात बीतने तक चलता रहा तथा टोडा नामक कस्बे में जाकर रुका। प्रातः होते ही वह फिर से रवाना हो गया तथा सोमवार को ही हंस महल तक पहुंच गया। वहां थोड़ी देर विश्राम करने के बाद अकबर और भी अधिक तेज गति से चला और एक रात पहर बीतने तक चलता रहा। इस बार उसने मुइज्जाबाद जाकर थकान उतारी। अगली कड़ी में देखिए, रात के अंधेरों में भी गुजरात की तरफ दौड़ता रहा अकबर। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद।